हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन माइनर टेस्ट 1 के सॉल्यूशन के बारे में। माइनर 2 अपन ने कंप्लीट कर लिया, माइनर 1 का रह गया था, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। माइनर 1 के अंदर से पहला सवाल आ जाता है 980 का 12% माइनस 480 का क्वेश्चन मार्क दे रखा है बराबर का 227 का 30% पूछा गया है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसका वैल्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, जैसा है वैसा का वैसा अपन लिख देंगे इसको। 980 का आ गया, 980 का 12% बटे 100 बराबर कितना आ गया, 117.6 आ गया। इसी प्रकार से 227 के बारे में बात करें तो 227 का 30% बटे 100 आ जाता है। यहाँ पर निकल कर कितना आ जाता है साथियों, ये आ जाता है 68.01%। कितना आता है, 68.01% आता है। इस क्वेश्चन मार्क को आप क्या मान लेते हो, अक्स मान लो सपोज करो, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 450 दे रखा है, 450 गुणा अक्स बटा 100। यहाँ पर अक्स की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों में से घटा दो। ये इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो इसमें से घट जाएगा। 117 माइनस का कितना आएगा, 68.01 आएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा साथियों, इधर रख लेते हैं अपन कौन सा, 450 वाला। 450 अक्स बटे 100 आ जाता है। यहाँ पर अक्स की वैल्यू अपन निकाले ना साथियों, तो इधर से तो ये घट जाएगा, तो घटने के बाद में क्या बचेगा, 49.5 गुणा 100 बटे 450 बचेगा। जब इसको काटोगे तो इसका जो आंसर आएगा ना साथियों, वो आएगा 11%। कितना आएगा, 11% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी पेपर होगा ना, आपको उस पेपर का अपन 360 डिग्री एनालिसिस करें, बस आप लोगों का साथ और प्यार चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसी भी भिन्न के अंश में 350% वृद्धि करने तथा इस भिन्न के हर में 300% वृद्धि करने पर नई भिन्न है वो कितनी हो जाती है, 9/22 होती है। तो मूल भिन्न आपसे पूछी गई है। मूल भिन्न सपोज करो आपने मान ली x बटा वाई है, कुछ भी नहीं किया, x बटा वाई मान लिया। अब क्या किया, यहाँ पर अंश में 350% की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर x प्लस का इसके अंदर से कितना किया, 350 x आ जाता है। 350% को हो ना, इधर अपन जब निकालते हैं इसको परसेंटेज को अगर चेंज करते हैं तो x प्लस का 3.5 x आ जाता है। कितना आता है, 3.5 x आ जाता है, क्योंकि x में परसेंटेज को अपन ने हटा दिया। इसके अंदर से जो वैल्यू निकल कर आएगी अंश की, वो 4.5 x आ जाएगी। ठीक है, ऐसे अपन हर के बारे में बात करें तो वाई वाली कंडीशन आ जाती है, और वाई में कितना है, 350% की वृद्धि हो रही है। तो ये आ जाता है, यहाँ पर कितना आएगा, ये आ जाता है 4y आ जाता है। अब जो ये वैल्यू आपके पास में निकल कर आई, ये यहाँ पर रख दो। किस प्रकार से रखोगे साथियों, यहाँ पर आ जाता है 4.5 बटा 4y आ जाती है। और ये किसके बराबर हो रही है वो भी याद रखना, ये यहाँ पर बताया गया कि 9/22 के बराबर हो रही है, तो 9/22 आ जाता है। और इसमें से x और y की जो वैल्यू निकल कर आएगा ना साथियों, x बटा y की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 8/22। कितनी आएगी, 8/22। और 8/22 को जब आप काटोगे इतने से तो आपके पास में आंसर आएगा 4/11। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी होती है जब देश में नए कानून के अनुसार लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है। पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपए इकट्ठे करने के लिए लड़कों की फीस 25% बढ़ोतरी हो गई। तो इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या का जो अनुपात आएगा ना साथियों, वो आएगा 1:2 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 40% और 30% वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। पहली बात करते हैं अपन कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये सभी को पता है। अब इसके अंदर से लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी, 40% की इसके अंदर से वृद्धि कर दी जाती है। तो 40% को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 40% को अपन लिख सकते हैं साथियों 2/5। ये मूल आ जाती है वास्तविक, और ये वृद्धि आ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से 30% के बारे में बात करें तो 30% को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। 3/10 के अंदर से क्या क्या चीज़ें हैं, ये मूल आ जाती है और ये वृद्धि आ जाती है। अब जैसे पहले अपन बात करें कि वृद्धि करने से पहले कितना था, तो 5 × 10 आ जाता है। कितना था साथियों, 50 था।
अभी वर्तमान में कितना हो गया, तो यहाँ पर इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया, ये 7 आ जाता है और ये आ जाता है 13, यहाँ पर आ गया 91। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 41 आ जाता है। ठीक है, और डिफरेंस पूछा गया कि इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो बटे 50 यहाँ पर लगा देना है आपको और गुणा 100 कर देना है। तो जब इसको काटोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा ना साथियों, वो कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पर 82%। कितना आएगा, 82%। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई और उसमें कम किए गए वेतन को कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। सीधी सी बात करें तो 10% की क्या हुई, यहाँ पर कमी हो जाती है। और वृद्धि के बारे में बात करें तो देखो किस प्रकार से आ जाता है, तो यहाँ पर अपने इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 बटा आ जाता है कितना, 90। 10 100 माइनस का 10 इंटू 10 आपको 100 से यहाँ पर लिखना है। जब आप सोल्व करोगे ना साथियों तो वो आएगा 10 बटा 90 गुणा 100 आ जाता है। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में 100 बटा 9% आएगा। तो जब इसको करोगे तो कितना आएगा, 11 सही 1 बटा 9%। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। यहाँ पर बताया गया कि ए का 90% बराबर बी का 30% और बी बराबर ए का x %। तो x का मान आपसे पूछा गया है, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे इसके अंदर से। जैसे ए के बारे में वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 90 है, बटे 100 आ जाती है। बी के बारे में भी आपको मान दे रखा है, कितना दे रखा है, बी गुणा 30 आ जाता है। जब इनका जो रेशियो निकालोगे तो ए रेशियो कितना आ जाता है, ए रेशियो बी आ जाता है 1:3 आता है साथियों। कितना आता है, 1:3 आ जाता है। बाद में आगे बात करें तो अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है b = a का x % लिखा गया है। तो b = कितना आ जाता है साथियों, 1 × x बटा 100 आ जाता है। इजिकल टू कितना आएगा यहाँ पर साथियों, यहाँ पर आ जाता है 3 आ जाता है, क्योंकि b की वैल्यू आपके पास में 3 निकल कर आई है। तो x का जो मान आएगा ना वो कितना आएगा, 300 आएगा। कितना आएगा साथियों, 300 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, फोर्थ वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 में है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां हैं, वो वयस्क हैं। अवयस्क विद्यार्थियों का आपसे प्रतिशत पूछा गया है। कुछ नहीं करना, यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल आपने लिख ली। यहाँ पर आपने मान लिया कि ये कितना आ जाता है, जैसे 300 आ गया और 200 आ गया। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। यहाँ पर कितने अवयस्कों के बारे में से पूछा गया, तो अवयस्कों के अंदर से क्या है, जो वयस्क लड़के हैं और वयस्क लड़कियाँ हैं उनको आपने निकाल देनी है। यहाँ पर कितना बचा, 80% बचा, और 300 का 80% कितना आएगा, 240 आ जाता है। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। इधर बात करें 200 का कितना जाता है, 25% आपने निकाल दिया तो 75% बचता है, और 200 का 75% बचेगा 150। कितना बचेगा, 150 आपने यहाँ पर निकाल लिया। दोनों का टोटल कर दो आप, जो टोटल कितना आ गया, यह आ गया 390। 390 जो हैं ये अवयस्क हैं, क्या जाते हैं, अवयस्क आ जाते हैं। ठीक है, अब जो टोटल हैं वो कितने हैं, 500 आपके पास में दे रखे हैं। इसका परसेंटेज आप आराम से निकाल सकते हो, किस प्रकार से, 300 बटा 500 गुणा 100 आ जाता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में 78% आंसर आएगा। कितना आएगा, 78%। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड वाला। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है तथा शेष का 30% मकान के किराए पर। इस प्रकार उसके पास में 2,940 रुपये शेष रह जाते हैं, तो उसका वेतन इससे पूछा गया है। पहले बात करते हैं, देखो सबसे पहले जो 12.5% दे रखा है मैं इसको 12.5% लिख देता हूँ। 100 में से आपने निकाल देना है कितना, 12.5% निकाल दिया। कितना बचा आपके पास में, यहाँ पर बच जाता है 87.5% बच जाता है। और 87.5% का कितना बता रहा है साथियों, ये 30% बता रहा है। 30% आपने निकाला तो कितना आएगा, 26.25 आ जाता है। 26.25 आ गया। अब क्या किया, ये वैल्यू आपको घटा देनी है, किस में से, 87.5 में से आपको घटाना है 26.25 घटाना है। तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 61 कितना जाता है, 25% आएगी। 61.25% है वो किसके बराबर आपके पास में निकल जाता है साथियों, यहाँ पर जो इसकी जो पास में जो शेष बचता है 2,940, तो इसके बराबर बच जाता है। तो इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, 2,940 गुणा 100 बटा जाता है 61.25। जब इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा ना वो आएगा 4800। कितना आएगा साथियों, 4800 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि ए का
5%, बी की आय का 15% बराबर है तथा बी की आय का 10% और सी की आय का 20% बराबर है। यदि सी की आय 2,000 रुपये है तो ए की आय आपसे पूछी गई है। कुछ नहीं करना है, पहले बात करते हैं ए का कितना परसेंट है, 5% आ जाता है और इधर आ जाता है कितना, 15, बी आ जाता है। तो यहाँ पर ए अनुपात बी के बारे में जब बात करें तो इसका जो रेशियो आएगा 3:1 आ जाता है। इसको अपन नंबर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन लगाते हैं जिसके बारे में वैल्यू दी गई है। तो 10% दे रखा है, 10 का कितना दे रखा है, 10 गुणा 20 आ जाता है और 20 गुणा सी आ जाता है। तो इनका जो रेशियो निकलेगा तो 20 बी और सी का जो आएगा ना साथियों, वो आएगा 2:1 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया जाता है। 1 और 2 को जब आप इसमें से संयोजित करोगे तो इसमें क्या आएगा, ए, बी और सी की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। किस प्रकार से निकालोगे, देखो साथियों, 3 यहाँ पर रख दिया, 1 यहाँ पर रख दिया गया, 2 यहाँ पर रख दिया गया और 1 यहाँ पर रख दिया गया। इधर अपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका 6 आ जाता है, इसका 2 आ जाता है और इसका 1 आ जाता है। और इसमें 1 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है साथियों, आपके पास में 2,000 रुपये दे रखी है। अब सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे ए की वैल्यू निकालोगे तो ए के जो आय निकाल सकते हो तो किस प्रकार से आओगे, तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है, ये पूछा भी गया है कि टोटल की आय पूछ सकता है, तो टोटल की आय कितनी किस प्रकार से बताओगे, ये 9 हो जाती है। तो 9 गुणा 2,000 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये 8,000 आ जाती है, 18,000। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसके अंदर से जो आपका आंसर रहेगा वो राइट, ये 12,000 रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, किसी प्रश्न पत्र में दिए गए 5 प्रश्नों में से विद्यार्थियों की संख्या के 1/20 भाग, बोले तो कितना आ जाता है साथियों, 1/20 भाग का मतलब कि 5%। और सभी प्रश्नों को उत्तर दिए गए 1/20 भाग और भाग से किसी भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया। शेष विद्यार्थियों के 1/4 भाग ने केवल 4 प्रश्नों का उत्तर दिए और 1/5 भाग ने केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दिया। तो कुल विद्यार्थियों का जो है 24 सही, 1/2 ने केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दिया तथा 200 विद्यार्थियों ने केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दिए। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या आपसे पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 800 रहेगा। इसको 25% और 5% के हिसाब से आप कर सकते हो। कितना रहेगा, 5% और 20% के हिसाब से आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित में लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हों तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की आपसे संख्या पूछी गई है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, जैसे आपने 72% को जोड़ लिया और इधर 44% को जोड़ लिया, कितना आ जाता है साथियों, यहाँ पर से माइनस कर दो, इसको किससे घटा दो, 100 से घटा दो, तो जो आपके पास में बचेगा वो 16 बचेगा। और इसमें से विद्यार्थियों की संख्या कितनी बता रखी है, 40 बता रखी है, जो इसमें दोनों के द्वारा लिया गया। तो 40/16 गुणा 100 आ जाता है। जब इसको काटोगे तो आपके पास में 250 आंसर आ जाता है। कितना आएगा, 250। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, उसे केवल 48 अंक मिले और वह 48 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो कुल अंक क्या थे। पहली बात है कि उसको 48% अंक चाहिए। कितने चाहिए, 48%। बंदे के पास में 48 अंक आए और 48 से फेल होगा तो टोटल उसके पास में 96 अंक उसको चाहिए पास होने के लिए। तो 96 अपॉन का कितना आ जाता है, 48/100 से इसको काट सकते हो। तो इसका जो आपका आंसर आएगा ना वो कितना आएगा साथियों, वो आएगा 200। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी ने 43% वोट प्राप्त हुए, वह 240 वोटों से पराजित हो गया, तो कुल वोट कितने मतदान डाले गए थे। कुछ नहीं है, सीधी सी बात है कि आपने उसको 100 मान लिया गया। हारने वाले को कितने मिलते हैं, 43% वोट मिल जाते हैं और जीतने वाले को कितने मिल जाते हैं साथियों, ये 57% वोट यहाँ पर मिल जाते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 14 आ जाता है। और 14 किसके बराबर है, 420 के बराबर है। एक किसके बराबर आ जाएगा साथियों, तो 420/14 आ जाएगा। तो आपके पास में आंसर आएगा 30। 30 को आप मल्टीप्लाई कर देना किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। आंसर कितना आ जाता है, यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो 3000 आएगा। ठीक है, कौन सा रहेगा, 3000। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिला जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए। मतलब कि 50 लीटर का एक यहाँ पर टब भरा हुआ है, इसके अंदर से ये नमूना आपके पास में देखने को मिल जाता है। 20% के बारे में बात करें तो 20% को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/5। 1/5 है, इसमें से ऊपर वाली है ये जो क्या कहते हैं मिलावट और ये आ जाती है मिश्रण आ जाता है।
ठीक है, पहले बात करते हैं एक मिलावट, और तो शुद्ध कितनी आएगी 4 आ जाती है। दूसरा अपन बात करते हैं कि 5% रह जाती है, तो 5% को साथियों अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। तो इसके अंदर से जो मिलावट आएगी वो 1 आ जाती है, और जो शुद्ध आपके पास में बचेगा वो कितना आ जाता है, 19 बच जाता है। इन दोनों का जो डिफरेंस कितना आ गया, 15 यूनिट आ जाता है। कितना आ जाता है, 15 यूनिट आ जाता है। अब बात करते हैं आगे, जो ऊपर अपने बात की गई है कि 5 यूनिट किसके बराबर है, 50 के बराबर है, तो एक किसके बराबर आ जाएगा साथियों, 10 के बराबर आ जाएगा। और अपने पास में कितनी आई, 15 यूनिट आई हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो कितना आ जाता है, 150 लीटर। कितना आएगा, 150 लीटर। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक चाहिए। ए ने उत्तीर्णांक से 10% अंक प्राप्त किए तथा बी ने ए से 11 सही 1/9% अंक प्राप्त किए, जबकि सी ने ए और बी के कुल अंकों का 41 से 3/17% कम अंक प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए उस परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त किए गए। तो याद रखना सी के द्वारा, तो इसका आंसर आता है 40। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, डेमोग्राफर जैसे किस प्रकार से जनता से संबंधित आ जाता है, उसी प्रकार से तो जो फिलाटेलिस्ट है ये किससे संबंधित आ जाता है, इसको कहा जाता है जो डाक टिकटों और जो डाक के इतिहास के बारे में अध्ययन करता है ना, उसको कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो टिकट रहेगा। फॉसिल्स के बारे में बात करें तो फॉसिल्स का मतलब होता है अवशेष। क्या होता है, अवशेष होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी कूट भाषा में गोड को 78 लिखा गया है, ठीक है, और ग्रेट को लिखा गया 255, और गिफ्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो साथियों, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है। जी का जो क्रमांक आता है इंग्लिश के अंदर से तो 7 आ जाता है, इधर 15 आ जाता है और इधर 4 आ जाता है। जो टोटल आपके पास में रहेगा वो आ जाता है 26, और 26 इसके अंदर से टोटल नंबर कितने हैं, 3 है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में 78 यहाँ पर आ जाता है। सेम कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। 7 आ जाता है, 9 आ जाता है, 6 आ जाता है, 20 आ जाता है। इसका जो टोटल रहने वाला है वो 42 आ जाता है, और 42 नंबर कितने हैं, 1 2 3 अल्फ़ाबेट कितने आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा, 168 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि ब्लड रिलेशन से सवाल पूछा गया है कि m@n है, इसका अर्थ आ जाता है m n का पुत्र है। दूसरा आ जाता है m*n का अर्थ आ जाता है n m की बहन है। दूसरा बात करें n m है, यहाँ पर m/n आ जाता है, इसका अर्थ आ जाता है m n का पिता है। दूसरा बात की गई है $n का अर्थ आ जाता है n m का क्या है, भाई है। समीकरण बात की गई कि निम्नलिखित समीकरण के अंदर से a e का संबंध पूछा गया है। यहाँ पर @ है, यहाँ पर डॉलर आ जाता है, यहाँ पर स्लेश आ जाता है, यहाँ पर स्टार आ जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो चचेरा बाई रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, 17 है, इसमें 361 दे रखा है, 23 है, इसमें आगे वाला पूछा गया है। कुछ नहीं करना साथियों, इसके अंदर से कर क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो 17 दे रखा है ना, तो 17 के अंदर से आप क्या कर दोगे, 2 जोड़ दो, 19 आ गया, और 19 का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो आंसर कितना आया, 361 यहाँ पर निकल कर आ गया। सेम जितना भी जो कॉन्सेप्ट है आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखो 23 है, 23 में 2 जोड़ दिया, 25, अगर 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया आपके पास में 625 आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यदि रांची को रायपुर कहा जाए, रायपुर को पटना कहा जाए, पटना को कटक कहा जाए, कटक को भोपाल कहा जाए, तो बिहार की राजधानी क्या होगी। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, और पटना को क्या कहा गया, कटक कहा गया। तो आंसर कौन सा जाता है, यहाँ पर कटक आ जाता है, कटक, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि ABCDE और F एक परिवार के सदस्य आ जाते हैं। F है वो E की क्या है, बहन है, और D B का पिता है, A C की माँ है, और E है B और A की माँ है। और साथ में यहाँ पर दिया गया है E है, E का C से संबंध पूछा गया है। तो इसके अंदर से क्या जाएगा साथियों, इसका जो आंसर आएगा वो दादी नानी आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए अपन इसको जो ब्लड रिलेशन वाले सवाल हैं उनको अपन जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आ जाता है कि एक अल्फ़ाबेट दिया गया है, उस अल्फ़ाबेट के अंदर से इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको आगे वाले किस प्रकार से लिखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट अपने इसके अंदर से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर K को L लिखा गया, P को R लिखा गया, M को P लिखा गया, I को M लिखा गया, और A को F लिखा गया। इसी कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। S के बाद में बात करें तो सेम किस प्रकार से आएगा साथियों, देखो जो K है वो 11 नंबर पर आता है, और L है वो 12 नंबर पर आता है। तो सेम अपन बात करें तो S के बाद में क्या आएगा, T आएगा। P के बाद में बात करें तो अपन नेक्स्ट जो कौन सा आएगा साथियों, वो इसके अंदर से एक
सेकंड और बढ़ जाता है, मतलब 2 बढ़ जाते हैं। पी के बाद में आर दे रखा है, पी है वो 16 पर आता है, ठीक है, और जो आर है वो किस पर आता है, तो जो आर आएगा वो 18 पर आ जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पर अप्लाई करते हैं। टी के बाद में क्या आएगा, टी के बाद में आर आ जाता है, फिर एक और बढ़ाते हैं अपने बाद में, यहाँ पर क्या जाता है साथियों, टी के बाद में आ जाता है कौन सा, आर आ गया। अब आर के बाद में बात करें तो आ जाता है के, और के के बाद में एम आ जाता है और जी आ जाता है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा रहेगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल बात करें तो एक वर्ड दे रखा है, इस वर्ड को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो स्कोप को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, उसी के बारे में उससे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। यदि रवि प्रिया की बहन है, प्रिया सविता की पुत्री है और वैभव नोनू के पिता हैं, जो सविता के ससुर का इकलौता पुत्र है, रवि वैभव से किस प्रकार से संबंधित है। तो गाइज इसका वो क्या है, पोता है। नेक्स्ट बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से शब्द का समूह का चयन करें जिसके 2 शब्द आपस में उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से शब्द युगों में दोनों में आपस में संबंधित आ जाते हैं। जैसे अनिंद्रा से निंद्रा आ जाता है, तो बात करें तो जो कौन सा लिखोगे, पैरासाइट के बारे में बात करते हैं तो पैरासाइट वाला नहीं आएगा। और दूसरा कौन सा आएगा, हकलाना से भाषण वाला आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़ों में से उसका संबंध समान साझा करता है। जैसे कोरा होता है ना, कोरे से आपको क्या करना होता है, दृश्यता कम हो जाती है। उसी प्रकार से एड्स होता है, उस एड्स से प्रतिरोधकता कम हो जाती है। तो प्रतिरोध इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में 4, 7, 9 को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 4, 7 और 9 आ जाता है। 248 को वेरी स्वीट वॉइस के अंदर से लिख सकते हैं और 637 को ईट फ्रूट डेली लिखा जाता है। तो यहाँ पर इज के बारे में पूछा गया है। तो इसको किस प्रकार से लिखते हो, देखो 4, 7, 9 लिख दिया आपने, यहाँ पर 2, ये 2 आ जाता है, ये 4 आ जाता है और यहाँ पर 8 आ जाता है। ईट के बारे में बात करें तो कितना आता है, 6 के बाद 3 और ये 7 आ जाता है। इसमें से जो कट रहा है उसको काट दो। एक काम करो, देखो किस प्रकार से, यहाँ पर स्वीट है, ये रही स्वीट, ये रही स्वीट, इन दोनों में से कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। तो 4 यहाँ से कट गया, 4 यहाँ से कट गया। आगे बात करते हैं। यहाँ पर फ्रूट है और नीचे वाले में फ्रूट आ जाता है। तो फ्रूट के अंदर से क्या कॉमन है साथियों, इधर बात करें तो अपने पास में से 7 कॉमन है। तो ये 7 से फ्रूट कट गया, ये कट गया, इधर से ये कट गया और इधर से फ्रूट कट गया। बचा क्या, इज बचा, और इज का कितना आ गया आपके पास में, 9 आ गया। आंसर ये आ गया 9। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए नेहा ने कहा कि उसकी बहन का भाई मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। उस व्यक्ति का नेहा से संबंध क्या होगा, तो उस व्यक्ति का वो क्या होगा, पति होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर दिखा गया है कि एच जे साफ लिख देते हैं अपन, HJLN लिखा गया है और SQMO लिखा गया है, और यहाँ पर DFH और J लिखा गया है। यहाँ पर अपन बात करें तो एच का कौन सा आता है, इसका ऑपोजिट वाला दिखा रखा है। तो एच का है, अपना याद करते हैं ना, हाई स्कोर आ गया, GT आ गया, उस प्रकार से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगा रखा है। तो यहाँ पर डी के बारे में बात करें तो डी को अपन किस प्रकार से लिखेंगे, DW, ठीक है, दूध वाला। एफ के बारे में बात करें तो फिक्स 6 वाला जाता है। तो इसके अंदर से बात करें तो कौन सा आएगा आगे वाला, W के बाद में आ जाता है U वाला। तो इसमें से एक ही कौन है, W वाला, ये वाला। ऑप्शन नंबर ये सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। जजमेंट लिखा गया, जजमेंट को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो पनिशमेंट को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना साथियों, वो ये थर्ड वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो 5 सदस्यों का एक परिवार में LO का पुत्र है, K की बहन O और M से विवाहित है, जो E का पिता हैं। दिए गए विकल्पों में से सही कथन आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो M क्या है, K का जीजा है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। विकल्पों में से दिया गया कौन सा शब्द समूह आपस में वही संबंध साझा करता है जो संबंध निम्न शब्दों का आपस में साझा करता है। इंसुलिन मधुमेह से आ जाता है, उसी प्रकार से जो आयोडीन है वो थायराइड से संबंधित आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्लास है इसको 81 लिखा गया है, सेक्शन को 104 लिखा गया है। तो कॉलेज को किस प्रकार से लिख सकते हैं। ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर से लागू नहीं हुआ है। जैसे सी के जस्ट सामने वाला जो आता है उसके अंदर से 24 नंबर का जाता है, कितने का आएगा, 24 आ जाता है। एल के सामने ओ आ जाता है, वो 15 नंबर का आता है। ए के सामने वाला 26 आ जाता है, और फिर बाद में एस के सामने वाला जाता है 8 वाला जाता है, ठीक है, जी आ जाता है। अब यहाँ पर क्या जाता है, ये आ जाता है। तो इसके अंदर से क्या जाता है साथियों, इसका जो टोटल करोगे तो वो 81 आ जाता है। सेम अपन इसके अंदर से अप्लाई करने वाले हैं। सी का कितना जाता है, सी का 3 होता है, तो इसके अंदर से 24 लिखा जाएगा। तो 24 के बाद में ओ का 12 आ जाता है, कितना आएगा, ओ का आपके पास में 12 आ गया।
ठीक है। और फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट एल के बारे में बात करें तो एल का कितना आएगा 15 आएगा, 15 आ जाता है। ई के बाद में 22 आ जाता है, 22 के बाद में आ जाता है 20 आ जाता है। इसी प्रकार से आपके पास में जो टोटल निकलेगा वो आएगा आपके पास में 130, ऑप्शन नंबर पहले वाला सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं ए बी का बेटा है जबकि बी एवं सी एक दूसरे की बहनें हैं। डी सी की माता है और ई है वो डी का बेटा है। निम्न में से कौन सा कथन आपका सही रहेगा साथियों? तो इसके अंदर से जो इसका रहेगा वो है बी है वो ई का भाई है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों को चयन करना है। तो जैसे फ्रेंच है, फ्रेंच से भाषा है वो फ्रांस में बोली जाती है। तो जो डच लोग हैं वो डच भाषा वो कौन से बोलते हैं? हॉलैंड के निवासी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है LAME को लिखा गया है, तो इसमें से इस प्रकार से जाता है। और इसको पियोन को किस प्रकार से लिखा जाएगा? पहला अपन बात करते हैं एल के बारे में। तो एल को अपन 12 नंबर पर आता है, ए 1 पर आता है और एम 13 पर आता है और ये 5 पे आता है। इन दोनों का जो ऐड किया आपने 3 कर दिया, यहाँ पर 1 का 1 रहने दिया, मतलब कि दो डिजिट वाले चीज़ थे वो एक जगह रख दिया आपने। 13 के आपने क्या कर दिया? 4 कर दिया और 5 कर दिया। सेम इसको यहाँ पर फॉलो करते हैं। पी के कितना आता है? 16 आता है। ई के बारे में 5 आता है, ओ 15 आता है और एन कितना आता है? 14 आता है। यहाँ पर बात करें तो 6 का 7 आ जाता है, 5 का 5 आता है और 6 का 6 आ जाता है और यहाँ पर 5 आ जाता है। तो 75 65 कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्न जानकारी के आधार पर प्रश्न को हल कीजिए। एल प्लस एम का अर्थ है एल है एम का भाई है। ठीक है। एल माइनस एम का अर्थ है एल एम का पुत्र है। एल भाग एम है, इसमें एल एम की पत्नी है। एल क्रॉस एम है वो एल एम का पिता है। तो निम्नलिखित में से आर टी की माता है। इसमें से कौन सा कथन को फॉलो किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ये पहले वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आ जाता है कि 7 का 350 दे रखा है और 6 के बारे में पूछा गया है। तो इसके अंदर से बात करें तो देखो 7 का भाग 350 में जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाता है। लेकिन जो 6 का भाग है वो 222 में ही जाएगा और किसी में नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट दे रखा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में दिल्ली को इस प्रकार से लिखा गया और साइट को इस प्रकार से लिखा गया और बॉम्बे को किस प्रकार से लिखा जाएगा? पहले देखो अपन कॉन्सेप्ट बात करते हैं, पहले वाले के अंदर से निकल जाता है अपना 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, फिर एल का है वो 12 आ जाता है, एच का वो 8 आ जाता है और आई को 9 आ जाता है। आगे बात करें तो 3 3 और फिर 9 और फिर कितना आ जाता है? 4 4 आ जाता है। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगाया? यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया साथियों, पहले वाले में 1 कम किया, दूसरे वाले में 2 कम किए, तीसरे वाले में 4 कम किए, इस प्रकार से यहाँ पर दे रहा है। यहाँ पर 1 कम किया, 2 कम किए, 3 कम किए, 4 कम किए, फिर 5 कम किए। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया गया है। तो सेम अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। बी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या जाती है? 1 आ जाती है, 2 आ जाती है, सॉरी 2 में से आपने 1 कम कर दिया, ए आ गया। ओ से बाद में बात करें तो ओ से पहले क्या आएगा? एम आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये चला गया, ये चला गया, 2 ऑप्शन बच जाते हैं। आगे बात करते हैं, फिर आ जाता है एम। एम के बाद में कौन सा आएगा? एम से 1 कम करते हैं, बाद में जे आ जाता है। तो जो सेम टू सेम अपन कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ए बी का पुत्र है, सी डी की बहन है और ई के पुत्र डी और पुत्री ई है। एफ डी का मामा है, तो एफ के कितने भतीजे हैं और भाणजे हैं? सबसे बात करें तो बी आ जाता है। बी के अंदर से बात करें तो बी के अंदर से क्या जाता है? ए क्या है? एक पुरुष आ जाता है। दोबारा से सी के बारे में बात करें तो एक महिला आ जाती है। इधर बात करें तो ये डी है, ये भी एक पुरुष आ जाता है और एक ई आ जाता है। और इधर आ जाता है तो ये क्या जाता है? उसका एफ है, एफ क्या जाता है? उसका मामा आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर भाणजों के बारे में बात करें तो ए और डी हैं, वो दोनों उसके भाणजे हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, पुस्तक है वो पाठ से संबंधित बताई गई है, तो बाग है वो किससे बताया जाएगा? पौधे से बताया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दिया गया है कि इस शब्द को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? क्या कॉन्सेप्ट लगा सकता है? कुछ नहीं लगाया साथियों। यहाँ पर अपने पास में ये यहाँ पर लिख दिया गया, ये यहाँ पर इसके जस्ट सामने वाला, ये इसके सामने वाला और ये इसके सामने वाला लिख दिया गया और डब्ल्यू के सामने वाला डी लिख दिया गया। सेम अपन कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं एन एफ ई और के का। के जस्ट सामने वाला कमला पसंद, पी याद आपको आता है। ई के बारे में बात करें तो कौन सा जाता है? ई के साथ में आपका ई वी याद आता है, तो वी आ जाता है।
एफ के सामने बात करें तो फिक्स का कौन सा आएगा, फिक्स के सामने एफ का यू आ जाता है। एन के बारे में जब सामने बात करें तो एन के सामने कौन सा जाता है यहाँ पर, तो एम आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, PVUM, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का बेटा है, राजेंद्र की बुआ मंजू है, आदर्श मंजू के पति और प्रकाश का दामाद है, प्रकाश का राजेंद्र से क्या रिश्ता है, तो इसका दादा है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में इस वर्ड को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसके अंदर से पूछा गया है। इसको किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अपन अप्लाई करते हैं। देखो इसी कॉन्सेप्ट को, ये टी है 20 नंबर पर आता है और 7वें नंबर का मतलब इसके सामने वाला जी की वैल्यू दी गई है। सेम अपन बात करते हैं, एम के सामने वाली कौन सा आता है, एन आता है। एन की वैल्यू कितनी आती है, 13 आती है, तो इसमें ये चला गया और ये चला गया। ओ के बाद में बात करें तो ओ के सामने जस्ट कौन सा आता है, 12 आता है, तो ये चला गया यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। 13, 12, 8, 26 और 14 आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ए आर और एफ की माता है, एम जे का पिता है, जे तथा के एफ और एम के बच्चे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, तो इसके अंदर से एक कथन फॉलो होता है, पहले वाला। कौन सा होगा, इसमें से केवल एक। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान जीके के क्वेश्चन आगे बढ़िया तरीके से अपन करने वाले हैं। निम्नलिखित में से लोह युगीन सभ्यता स्थल का सही युगम है, तो कौन सा आएगा, नोह, सुनारी और रेड आएगा साथियों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के एकमात्र लोकायुक्त जो 2 कार्यकालों के लिए लोकायुक्त रहे थे, तो वह कौन आएगा साथियों, यहाँ पर इनका जो नाम आता है NB शर्मा का आता है। ठीक है, कौन आएगा, NB शर्मा का। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि किस गुजर प्रतिहार शासक के दरबार को नावगालोक का दरबार कहा जाता है, नागभट्ट को। ठीक है। कदम्बवास, केदम्बवास किस राजा के समय के मुख्यमंत्री थे, तो पृथ्वीराज तृतीय के समय थे। नेक्स्ट बात करते हैं, इतिहासकार BN पाठक ने अपने ग्रंथ उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में किन हिंदू भारत का अंतिम महान सम्राट कहा था, तो किन को कहा था साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो था महेंद्र पाल को कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं, अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी, तो जालिम सिंह की सहायता की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नांकित प्रजामंडलों की स्थापना का सही कालक्रम आपको बताना है। मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना होती है वो 1934 को होती है। बूंदी के बारे में बात करें तो 1931 को होती है। बीकानेर के बारे में बात करें तो 1936 को होती है। और मेवाड़ के बारे में बात करें तो 1938 को होती है। अब आप जमा सकते हो इनको, कौन कौन सा आएगा इसमें से, दूसरा पहले नंबर पर, फिर आएगा तीसरा पहले वाला, फिर आएगा कौन से वाला, तीसरे वाला, फिर आएगा ये वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 सही, पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट लिखा गया है, थोड़ा सा विजिबल नहीं है, मैं बता देता हूँ इसके अंदर से क्या लिखा गया कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो कथन दे रखा है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्लाम के मध्य हुआ था, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा आता है यहाँ पर, यह आता है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया, तो ये बात भी यहाँ पर सही आती है। पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी विजय नामक ग्रंथ है, क्या है, ग्रंथ के में उल्लेखित गोविंद तृतीय की उपाधि थी, इनके बारे में बात करते हैं। इस थोड़ा सा इंग्लिश अपन देख लेते हैं, तो देखो किसका अंदर आएगा कि पृथ्वीराज है, यहाँ पर याद रखना क्या जाता है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में उल्लेखित गोविंद तृतीय की उपाधि थी, तो कौन सी आती है, वेरीगट आ जाती है। कौन सी आएगी, वेरीगट। अब प्रताप लंकेश्वर किसकी थी, ये सोमेश्वर चौहान की थी। किसकी थी, सोमेश्वर चौहान की। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दल पुंगल के बारे में बात करें तो किसकी आ जाती है, ये आ जाती है पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान कौन से की, 3rd की आती है, याद रखना। और एक है गर्जन मातंग है, ये किसकी थी, अजयराज की थी, अजयराज की। तो ये तीनों उपाधियों का थोड़ा सा आप याद रखना। अपना जो आंसर आएगा वो वेरी घाट रहेगा, ये रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि राजस्थान के गठन के समय कितनी रियासतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, तो 3 में थे। 3 में भी कहाँ कहाँ पर थे, एक तो जोधपुर में था, जोधपुर, और जोधपुर में कौन सा था,
1939 था। फिर बाद में जयपुर के बारे में बात करते हैं तो जयपुर में कब था? 1940 था। फिर बीकानेर था, बीकानेर में कब? 1946 में था। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं भील और गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की जो स्थापना की जाती है वो गोविंदगिरी के द्वारा की जाती है। और बात करें संप सभा के बारे में तो संप सभा की जो स्थापना होती है वो 1800 कब होती है? 83 को होती है। कब होती है साथियों? 1883 को जाती है। संस्थापक आपको पता ही है कि गोविंद गिरी आ जाते हैं। इस ऑप्शन के अनुसार बात करें तो गोविंद गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि भील और ग्रासीय जनजातियों को एकत्रित करना था। इसका जो पहला अधिवेशन होता है वो 1903 में होता है और कहाँ पर होता है? मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर किसे वहाँ का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया? पहले बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी है जो सिवाना के दुर्ग के ऊपर से आक्रमण करता है 1308 में। ठीक है, उस समय जो इसका सेनापति था, फिर उत्तराधिकारी था जो इसको संभाल रहा था सिवाना के दुर्ग का, उनका नाम आ जाता है सातल देव। क्या नाम आ जाता है? सातल देव आ जाता है। कहीं आपको शीतल देव के नाम से भी देखने को मिल जाता है। और वो क्या करता है? यहाँ पर मारा जाता है और बाद में यहाँ पर किसको? कमालुद्दीन गुर्ग को ये दुर्ग सौंप दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, और इसका नाम भी चेंज कर देता है। नाम भी याद रखना, खेराबाद करता है। क्या करता है? खेराबाद नाम रखा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आता था कि भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अल्फातूत कहा जाता है? तो किनको कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्न में से बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का नेतृत्व किसने किया? देखो लो, अपन थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहला चरण कब होता है? तो पहले चरण के बारे में बात करें तो ये होता है 1897 से स्टार्ट होता है और 1915 तक चलता है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे साधु सीताराम दास थे। ठीक है, दूसरा चरण है ये कब चलता है? दूसरा चरण 1915 से स्टार्ट होता है, 1915 से लेकर 1923 तक, और इसके नेतृत्वकर्ता थे विजय सिंह पथिक। तीसरा चरण है ये कब चलता है? ये चलता है 1928 से लेकर 1941 तक चलता है। ठीक है, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे साथियों? ये थे हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो अपना थर्ड वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अधीन दुर्भाव से गलत शिकायत करने पर कितने समय तक के कारावास का प्रावधान है? तो 3 वर्ष तक का है। नेक्स्ट बात करते हैं भागवत धर्म का प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो वो गोसुंडी के अभिलेख से प्राप्त होता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं 25 सितंबर 1942 को जोधपुर रियासत में आयोजित दमन विरोधी दिवस के नेतृत्वकर्ता थे। तो देखो इसके अंदर से ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो हरिभाई किरंकर थे, और दूसरे बात करें तो आ जाते हैं कौन? ये सूरज देवी माथुर थे, और तीसरी बात करें तो ये सावित्री देवी थे। तीनों के तीनों थे, सेठ मोतीलाल नहीं थे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि गोरे काले का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? चेलावास में हुआ था। दूसरा बात करते हैं, देखो जो गोरे काले का जो युद्ध है ये कब होता है? ये 18 सितंबर को होता है। डेट बहुत बार पूछा जाता है या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। 18 सितंबर 1857 को होता है। किस किस के मध्य? 1857 को। यहाँ पर आ जाता है ठाकुर कुशल सिंह आते हैं, ठाकुर कुशल सिंह आ जाते हैं, और उधर से बात करें तो अंग्रेज़ थे। इनके मध्य ये युद्ध होता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नांकित मेवाड़ के शासकों का सही कालक्रम आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन के बारे में बात करें तो जैतर सिंह का जो कार्यकाल था वो 1213 से स्टार्ट होता है। कब से? 1213 से लेकर 1253 तक चलता है। दूसरा बात करें तेज सिंह का 1253 से स्टार्ट होता है, 1253 से 1273 तक चलता है। समर सिंह के बारे में बात करें तो समर सिंह का 1273 से स्टार्ट होता है और 1301 तक चलता है। ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर में सूरत खाने की स्थापना किसने करवाई? तो सूरत खाने की जो स्थापना करवाई जाती है ये
सवाई जयसिंह के द्वारा करवाई जाती है। क्यों करवाई जाती है? जो पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किस राजपूत शासक को राजपूतों का कर्ण की संज्ञा दी गई है? तो नाम आता है राव लूणकर्ण। राव लूणकर्ण है, इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का कर्ण भी कहते हैं, राजस्थान का कर्ण भी कहा जाता है। सॉरी, थोड़ा सा अपने यहाँ पर चेंज करेंगे। इसके अंदर से देखो अपने को क्या करना है, ये भी कर्ण ही थे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो महाराणा राय सिंह थे। महाराणा राय सिंह को राजस्थान का कर्ण कहते हैं, राजस्थान का कर्ण कहते हैं, राजपूताने का कर्ण कहते हैं। राव लूणकर्ण है ना, इनको कहा क्या जाता है? कलयुग का कर्ण। क्या कहते हैं? कलयुग का कर्ण कहा जाता है। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का जो प्रस्ताव है वो भेजा था? तो याद रखना कि उसके द्वारा भेजा गया था, ये राय सिंह के द्वारा, रायसेन के सहलदी तंवर के द्वारा भेजा गया था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं जैसलमेर के किस शासक के काल को अर्धशाका हुआ था? तो राव का नाम आता है लूणकर्ण आता है। तो कब होता है ये? 1550 में होता है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं असम्मिलित के विकल्प के बारे में बात करनी है। प्रताप हैं ये गणेश शंकर विद्यार्थी के संस्थापक हैं। ठीक है। राजस्थान केसरी के बारे में बात करें तो विजय सिंह पथिक आ जाते हैं। राजपूताना हेराल्ड हैं ये हनुमान सिंह आ जाते हैं। दूसरा बात करें तो राजपूताना अखबार के बारे में, राजपूताना अखबार के जो संस्थापक हैं वो हेडमास्टर कन्हैया लाल हैं। कौन है? हेडमास्टर कन्हैया लाल, कन्हैया लाल आ जाते हैं। इधर बात करें तो ये मुंशी समर्थदान चारण है, ये किसके हैं? ये राजस्थान समाचार के हैं, राजस्थान समाचार के। ठीक है साथियों, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ये आपका गलत रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम आपके बारे में पूछा गया है। पहला बात करते हैं खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध होता है 1527 में। कब होता है? 1527 के अंदर से, याद रखना। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध है, ये बहुत बार पूछा गया। तो 18 जून को होता है, 18 जून 1576 को। डेट सीधी पूछता है अधीनस्थ बोर्ड, और अधीनस्थ बोर्ड ही आपके क्या करवा रहा है? पटवार के एग्जाम करा रहा, तो ये सीधा का सीधा आपसे डेट पूछेगा कंप्लीट। दिवेर का युद्ध है, ये 1582 को होता है। ग्रीष्मेल का युद्ध है, ये 5 जनवरी को होता है। कब होता है? 5 जनवरी 1544 को होता है। अब इसका क्रम आप आराम से जमा सकते हो, तो उसके अंदर से पहले वाला ऑप्शन सही रहेगा। बीकानेर के किस शासक को नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित संगठन और स्थापना से सम्मिलित करना है। राजपूताना मध्य भारत है, ये 1918 में होता है। इसकी स्थापना कहाँ होती है? दिल्ली में होती है साथियों। मारवाड़ सेवा संघ के बारे में बात करें तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1920 में होती है। और किसके द्वारा की जाती है? जय नारायण व्यास के द्वारा। ठीक है। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1909 में नहीं होती है, 1907 में होती है। और कहाँ होती है? चूरू में होती है। किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना, स्वामी गोपाल दास के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं। वीर भारत की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है यहाँ पर ठाकुर केसरी सिंह बारठ के द्वारा। यहाँ पर लिख सकते हो केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह है बारठ के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 1910 में। तो इसमें से असम्मिलित के बारे में पूछा गया, तो इसमें अपना सर्वहितकारिणी वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। किस इतिहासकार ने राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा था? तो ये अबुल फजल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। किस संस्था ने चूरू में पुत्री पाठशाला की स्थापना की? तो चूरू के अंदर से किसकी स्थापना होती है? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना होती है 1907 में, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ, याद रखना। किसके द्वारा की जाती है? स्वामी गोपाल दास के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हो तो नेक्स्ट है, थोड़ा सा विजिबल नहीं है, तो इसमें पूछा गया है कि वह रकम जो जागीरदार पट्टा रेख, क्या जाता है? जागीरदार पट्टा रेख के आधार पर राज्य के खजानों से जमा करवाती थी, कहलाती थी वो पेशकशी। क्या कहलाती थी? इसका नाम याद रखना, पेशकशी कहलाती थी।
इधर पेश कर किया जाता है, इधर दे रखा है इन्होंने रेख दे रखा है। इधर बात करें तो क्या जाता है साथियों, मतालबा दे रखा है, और इधर बात करें तो भरतू रेख दिया रखा है। तो जो पेशकशी था वो जागीरदारों का पट्टा रेख कर था, ये भी याद रखना। रेख क्या था, मुगल परिपाटी के अनुरूप राजपूत शासकों द्वारा सामंतों की जागीरों पर जो उपज के रूप में वार्षिक जो कर लिया जाता था उसको अपन रेख कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये मतालबा क्या था। मतालबा बात करें तो विजय सिंह के काल के अंदर से जो कर लगता था 300 रुपये, वो कर था। नेक्स्ट बात करते हैं, विवाह अथवा मृत्यु भोज के अवसर पर लिया जाने वाला जो कर था उसको क्या कहा जाता था, कांसा पारोस कहा जाता था। ठीक है, कांगली क्या था, कांगली था ये विधवा विवाह, विधवा विवाह कर हुआ करता था। ठीक है, घासमरी के बारे में बात करें तो जो था ये चराई कर था, चराई कर हुआ करता था। खरडा के बारे में बात करें तो ये जो श्रमजीवी जातियों से जो संबंधित कर लिया जाता था वो था ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से मारना कुंभाकृत रचना है। संगीत राज आ जाती है, संगीत मीमांसा आ जाती है, सूढ़ प्रबंधन आ जाती है। तो पहला दूसरा तीसरा आपके ऑप्शन सही रहेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, राजपूताने के शासक वर्ग में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए 1889 में किस संस्था की स्थापना की जाती है। पहले अपन बात करते हैं कि परोपकारिणी सभा के बारे में। तो परोपकारिणी जो सभा की स्थापना होती है ना, वो किसके द्वारा की गई, स्वामी दयानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो आर्य समाज की किताबों को प्रकाश में लाना था। कहाँ पर की थी, मेरठ में की थी साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, देश हितैषणी सभा के बारे में। देश हितैषणी सभा के बारे में बात करना साथियों, जो इसकी स्थापना होती है 2 जुलाई को, 2 जुलाई 1877 को होती है साथियों। और कहाँ होती है, उदयपुर में होती है। कहाँ पर होती है, उदयपुर में। और कौन करता है इसकी स्थापना, तो याद रखना महाराणा सज्जन सिंह करते हैं, महाराणा सज्जन सिंह इसकी स्थापना करते हैं। और इस सभा की स्थापना का मेन उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य था कि विवाह खर्च और बहुविवाह को लेकर था। दूसरा बात करते हैं, वैदिक धर्म सभा। वैदिक धर्म सभा के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना होती है 10 अप्रैल को। कब होती है, 10 अप्रैल को होती है। 10 अप्रैल कब, 1875 को अपन बोल सकते हैं। 1875 को किसके द्वारा, दयानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद के द्वारा, याद रखना दयानंद के द्वारा। कहाँ पर, बॉम्बे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वाल्टीकृत राजपूत हितकरणी सभा है, इसकी स्थापना कब होती है, जनवरी में होती है, जो यहाँ पर लिखा गया है। और यही अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, और एक अंग्रेज एजीजी थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है साथियों। ठीक है, यहाँ पर यह इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि देश हितैषणी सभा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई। ये दोबारा से आ जाता है ना, देखो मैंने यहाँ पर बता दिया गया था, ये 2 जुलाई 1877 को होती है उदयपुर के अंदर से। और कौन करते हैं, महाराणा सज्जन सिंह करते हैं। कहाँ पर, उदयपुर में। ठीक है, और कब करते हैं, 2 जुलाई को करते हैं। कब करते हैं साथियों, 2 जुलाई को, 2 जुलाई 1877 को इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की वर्तमान सदस्य संख्या किस दिनांक से प्रभावी है। तो याद रखना 27 जून 2011 से है। कितनी, 1+7 की संख्या आपको याद रखनी है। जब ये ओपन हुई थी तो इसके अंदर से कितना किस प्रकार से था, 1+2 का था। 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हुआ करते थे। अगर बात करें 1985 के अंदर से, तो 1985 में 1+5 को फॉलो किया जाता था। ये सबसे पहले था, ये सबसे पहले की संरचना, पहले की संरचना। ये है वर्तमान की, वर्तमान की। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रेषित करता है। तो याद रखना ये आ जाता है साथियों इसका आंसर आर्टिकल 223। अब बात करते हैं, देखो आर्टिकल 323 में क्या है, सॉरी 322 में, 322 में जाता है आयोग पर वे, यहाँ पर लिख सकते हो आयोग पर वे आ जाता है। दूसरा 323 में आपको पता ही है कि आरपीएससी का प्रतिवेदन आपको देखने को मिल जाता है, आरपीएससी का प्रतिवेदन मिल जाता है। इधर बात करें 319 के बारे में, आर्टिकल 319 क्या कहता है कि सदस्य न रहने और पद पर न धारण करने के बारे में प्रतिबंध के बारे में बताया गया है।
और 330 क्या है, 330 आ जाता है कि लोकसभा में SC/ST के आरक्षित सीटों का प्रावधान बताया गया है। अपना जो आंसर रहेगा यहाँ पर ये 323 रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नांकित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम रहा है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना साथियों वो आएगा BL रावत, और इनका 1966 के अंदर रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 318 क के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का जो अधिकार रहता है ना वो राज्यपाल के पास में रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं। लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र डेली हेराल्ड ने राजस्थान के किस किसान आंदोलन का समर्थन में लेख छापे थे। तो सीकर किसान आंदोलन के संबंधित में लेख छापे थे इनके द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो साथियों, नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न में से सही सम्मिलित कीजिए। एक तरफ किसान आंदोलन दे रखे हैं, उन दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता दे रखे हैं। भरतपुर किसान आंदोलन भोजी लंबरदार, ठीक बात है। करौली किसान आंदोलन कुंवर मदन सिंह, ये भी ठीक आ जाती है। कांगड़ा किसान आंदोलन पेम्मा राम वाला थोड़ा सा बात यहाँ पर गलत आ जाती है। इसकी स्थापना कौन करेंगे? जीवन राम। कौन करेंगे? जीवन राम जी चौधरी, ठीक है साथियों। जो पेम्मा राम का जो संबंध है ना वो सीकर से था। कहाँ से? सीकर से। दूध अखाड़ा आंदोलन के बारे में बात करें तो चौधरी हनुमान सिंह आ जाते हैं। तो ऑप्शन अपना कौन सा रहेगा? ये थर्ड वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो उनके अध्यक्ष थे हाजी फैज मोहम्मद। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। 1818 ईस्वी के उदयपुर राज्य में हुए भील विद्रोह के कारण थे। पहला आ जाता है देखो, अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि के पश्चात देशी सेनाओं को भंग करना, ठीक बात आ जाती है। दूसरा, भीलों द्वारा वसूल किए जाने वाले रखावली और बोलाई नामक करों का अधिकारों को समाप्त करना, ये बात भी यहाँ पर सही आती है। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। मेणाओं को अपराधी जाति घोषित करने वाला क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट कब पारित किया गया? तो ये जो एक्ट है ये 1924 में आता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि राजस्थान के निम्नलिखित किसान आंदोलनों का कालक्रम का सही व्यवस्थित करना है। पहला दिया गया है देखो, बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन है 1921 और 23 में चलता है। दूसरा भरतपुर किसान आंदोलन है, ये 1931 और 1923 में चलता है। कब चलता है? 1933 में, सॉरी। दूसरा मेव किसान आंदोलन है ना, ये 1932 में चलता है। और दूध व अखाड़ा किसान आंदोलन 1942 में चलता है। अब इनका जो कालक्रम आ जाता है पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। मारवाड़ लोक परिषद का तीसरा अधिवेशन 8-9 फरवरी 1942 को रणछोड़ गट्टानी की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? लाडनू में संपन्न होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? तो ये याद रखना, कांतिलाल चौथानी की अध्यक्षता में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण के दौरान गठित मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखना, इसका नाम सही आंसर आता है हीरालाल शास्त्री के। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सूची 1 सूची को 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। वरत राजस्थान का संबंध कितना आएगा? 15 मई से आएगा, 15 मई 1949 के। संयुक्त राजस्थान के बारे में बात करें तो संयुक्त राजस्थान का 25 मार्च 1948 आ जाता है। संयुक्त भारत राजस्थान के बारे में बात करें ना साथियों तो 18 अप्रैल 1948 आता है। राजस्थान संघ के बारे में बात करें तो 30 मार्च 1949 को आ जाता है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? इसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आ जाता है ये तीसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। मत्स्य संघ को भारत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित समिति में शामिल थे। तो कौन कौन शामिल थे? ये डॉक्टर शंकर देव राय थे, प्रभुदयाल थे और RK सिधवा थे। ये तीनों के तीनों लोग थे और नहीं थे। तो इसमें से A, B और C, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से किसने नागौर में, यहाँ पर लिखा गया है नागौर में चरखा संघ, निम्न में से नागौर में चरखा संघ की स्थापना की थी। तो किसके द्वारा की जाती है? ये 1927 में होती है। कब होती है? 1927 में होती है। याद रखना, किसके द्वारा? बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा लोकायुक्त संस्थान का प्रथम सचिव थे? तो याद रखना, उसका जो सही आंसर रहेगा वो KV शंकरन थे।
ID दुआ थे वो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, ये प्रथम लोकायुक्त थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन आ जाता है कि राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया। ठीक बात आती है। और न्यायमूर्ति ID दुआ को राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, ये बात भी ठीक आ जाती है। राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त थे वो KPU मेनन थे, ये बात भी यहाँ पर सही आती है। तो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा आपके यहाँ पर ये सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में लोकायुक्त की आधिकारिकता में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है साथियों इसके अंदर? महालेखाकार का कोई रोल इसमें नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 1857 की क्रांति में मेवाड़ के किस सामंत ने पेशवा नाना साहब को शरण दी थी? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना साथियों, वो रहेगा राव जोध सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामले की शिकायत की जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 5 वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय श्रेष्ठ मंडल का नेतृत्व किसने किया था? भगवंत दास के द्वारा किया था। इसके अंदर से बात करें तो 4 अभियान भेजे जाते हैं, तो जमा बाटो से याद कर लेना, जमा बाटो। ठीक है, किस प्रकार से याद करोगे? जमा बाटो। नेक्स्ट बात करते हैं, कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के नेतृत्व के दौरान गठित होता है? ये बीकानेर प्रजामंडल में होता है। और कब होता है साथियों? ये 1946 में होता है। और क्यों होता है? 20 गुना कर होने के कारण, 20 गुना कर दिया था, इसलिए ये आंदोलन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा भारतीय भाषाओं में शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से किस परियोजना को आरंभ किया गया? तो याद रखना, अस्मिता परियोजना है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन किससे है? देश में पांडुलिपि विरासत का दस्तावेजीकरण के लिए चलाया गया। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जाता है प्रोजेक्ट PARI, ये किस लिए गया? भारत की जन कल्याण के लिए। और दूसरा जाता है संपूर्णता अभियान, ये नीति आयोग के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ में स्थित किन 2 कोयला खदानों को दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खानों में सूची में 10वां और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उसके बारे में बात करें, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गेरवा और कुसमुंडा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आ जाता है कि PM स्वनिधि एवं DNULM के तहत किस राज्य को PM स्वनिधि के लिए फ्रेज पुरस्कार दिया गया? तो याद रखना, किसको दिया गया? मध्य प्रदेश को दिया गया। अगर बात करें छोटे राज्यों के अंदर से तो लद्दाख को दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल हाल ही में घोषित रामसर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य आता है उसका नाम। नेक्स्ट बात करते हैं, मॉडल सौर गांव के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो इसके अंदर से योजना को 9 अगस्त 2024 को PM सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना के तहत शुरू किया गया। ठीक बात है। इसके तहत चयनित प्रत्येक मॉडल सौर गांव को 3 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे, ये बात यहाँ पर गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो गलत के बारे में पूछा गया तो ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखना, 0 तो स्वर्ण जीता था, 1 रजत जीता था और 5 कांस्य जीते थे। ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है कि 24वें शंघाई संगठन शिखर सम्मेलन में किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो S जयशंकर के द्वारा किया गया। SDG इंडेक्स 2023-24 के तहत सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले में शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? बिहार नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अनुसूचित जाति के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उपयोजना और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को मिलाकर किस योजना की शुरुआत की गई? तो याद रखना, नाम आ जाता है PM अजय योजना। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखना, ओकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आ जाते हैं इंग्लिश के MAT पूछा गया है। MAT का सिनोनिम पूछे गए इनके बारे में। तो MAT का जो अर्थ आ जाता है ना साथियों, इसका मतलब होता है मैत्री। इसका जो समानार्थी शब्द आएगा वो आएगा ये वाला। इसके बारे में बात करें तो इसका जो अर्थ होता है, इसका नाम आता है अपमानजनक। क्या बोल सकते हो इसको? अपमानजनक।
अपमानजनक आ जाता है। दूसरा कमांड का आज्ञा बोल सकते हो, आज्ञा। और दूसरा बात करें कंपनसेट के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है मुआवजा। क्या होता है? मुआवजा होता है। दूसरा बात करते हैं साथियों ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है जीतना या फिर काबू पा लेना भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर से बात करें तो इसका अर्थ भी बात क्या होता है? जीतना। ऑप्शन नंबर ये अपना सही है, ये सही है। इसके बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? चुराना। क्या होता है? चुराना होता है। दूसरा बात करें तो सर्वाइवल के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है उत्तरजीविता। क्या होता है? उत्तरजीविता। ठीक है। और इसका मतलब बात करें तो मतलब होता है सांप, स्नेक बोल सकते हो इसको। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है 116 का रेपोकेशन। रेपोकेशन का मतलब क्या होता है साथियों? नतीजा। इसके जो समानार्थी जो शब्द आ जाता है ना वो कौन सा जाएगा? ये वाला जाता है। ठीक है। इन तीनों के बारे में बात करें तो एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार। क्या होता है? अहंकार होता है। समर और सरेंडर का समर्पण अपन बोलते ही हैं, समर्पण आ गया। और इधर बात करें बेनिफिशियल के बारे में बात करें तो ये लाभदायक होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आता है साथियों जायंटिक। जायंटिक का मतलब होता है विशाल। क्या होता है? विशाल होता है। इसका जो समानार्थी शब्द आएगा वो ये आ जाएगा। इसके बारे में बात करें तो इसका अर्थ होता है अनुकूल। ठीक है साथियों। इसका मतलब होता है टकराना। टकराना। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। आरामदायक। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है अडल्ट्रेटेड। अडल्ट्रेटेड का मतलब होता है मिलावटी। क्या बोल सकते हैं अपन? मिलावटी बोल सकते हैं। ठीक है। होली का पवित्र। प्योर का भी अपन बोल सकते हो, शुद्ध बोल सकते हो। और इसका भी क्या होता है? शुद्ध होता है। और इसका अपना आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हैजर्डस। हैजर्डस का मतलब क्या होता है? खतरनाक होता है। क्या होता है? खतरनाक होता है। इसका जो समानार्थी शब्द आएगा वो डेंजरियस आ जाता है आपके पास में। सेफ का सुरक्षित बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सुरक्षित बोल सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो इसको आता है प्रेरित करने वाला। प्रेरित करने वाला। ठीक है। और इधर बात करें तो इसका आ जाता है उपजाना। उपजाना। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आता है साथियों मल्टीलेट। मल्टीलेट का मतलब होता है विकृत करना। क्या होता है? विकृत करना। तो इसका जो अर्थ रहेगा वो ये रहेगा। इसके बारे में बात करें तो आकर्षित करना। आकर्षित करना। ठीक है साथियों। इवेल्युएट का मतलब ऊपर उठाना। ऊपर उठाना जाता है। इधर बात करें तो इसको घेरना। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों फॉन्डनेस का मतलब होता है प्रेम बोल सकते हो, शौकीन भी बोल सकते हो, प्रेमी भी बोल सकते हो, लवर भी बोल सकते हो, कुछ भी इसके अंदर से इसका आ जाता है। तो इसके अंदर से इसके अंदर बात करें तो ये इसका ये आ जाता है। इसका जाता है, इसका होता है गणना। क्या होता है साथियों? गणना होता है। और इसका हो जाता है मैच्योर का परिपक्व। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आता है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है पारंगत बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? पारंगत बोल सकते हो। उसका अपना आंसर ये वाला रहेगा। लकी का मतलब भाग्यशाली हो सकता है। और हेल्पफुल का मददगार होता है। और इसका सिमिलरिटी मतलब होता है मतलब समानार्थी। नेक्स्ट आता है ओस्टीर। ओस्टीर का मतलब क्या होता है साथियों? कठिन होता है। क्या होता है? कठिन होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा अपना ये रहेगा। इसके बारे में बात करें तो इसका जो आता है अयोग्यता। क्या होता है? अयोग्यता होता है। इसके बारे में बात करें तो रोग संचार। क्या होता है? रोग संचार होता है। इसके बारे में अपन बात करें तो स्थापित करना, स्टेब्लिश करना, मतलब कि स्थापित करना, स्थापित करना। और नेक्स्ट आ जाता है डिमोलिस्ट। डिमोलिस्ट का मतलब होता है ध्वस्त करना। क्या होता है? ध्वस्त करना। अपना जो आंसर रहेगा ना साथियों वो थोड़े से मैं एक बार लगाए नहीं है, मैं दोबारा से लगवा रहा हूँ इनके साथ में। देखो कौन कौन सा अपना सही रहेगा। इसमें 123 में ये ऊपर वाला रहेगा और इस वाले में ये रहेगा। और लेस्ट वाले में बात करें तो सिनोनिम के अंदर से कौन सा जाता है? 121 के अंदर से बात करें ना साथियों तो ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे थे अपन इसके बारे में, डोमिलिस के बारे में, तो इसका ध्वस्त करना इसका अर्थ होता है। और नीचे वालों के बारे में बात करें ना तो इसका जाता है उलझाना। क्या होता है? उलझाना। स्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना, स्थापित करना। डिस्ट्रॉय मतलब होता है ध्वस्त करना, इसका मतलब होता है ये। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा साथियों? ये वाला रहेगा। और नेक्स्ट आ जाता है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है अवशिष्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अवशिष्ट बोल सकते हो। तो ये थे सिनोनिम के बारे में। अब बात करते हैं साथियों पैसेज आ जाता है। पैसेज के अंदर से जो आंसर है अपन उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे।
तो पैसेज के अंदर से जो अपना आंसर रहेगा ना साथियों, तो वो ये कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, क्योंकि अपने पास में समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए जो पैसेज के जो आंसर अपन उन्हीं के बारे में टिक कर रहे हैं। नेक्स्ट बारे में बात करें तो इसके अंदर से कौन सा आएगा, सेकंड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा, 127 में बात करें ना साथियों तो अपना ये आ जाता है। 128 में बात करें ना साथियों तो 128 में कौन सा जाता है, यह आ जाता है फिलामेंट्स ऑफ पर्पज आ जाता है। अब बात करते हैं अपन हिंदी के बारे में। हिंदी में दिया गया कि हर्ष धन उल्लास के बारे में बात की गई है, तो हर्ष धन उल्लास के अंदर से कौन सी संधि है, गुण संधि है। कैसे है, गुण संधि का नियम यह कहता है कि ए के बाद में ऊ या फिर बड़ा ऊ आए तो वो ओ में बदल जाता है। उसी प्रकार से अपने हर्ष धन किस में लगाया, उल्लास में लगाया। यहाँ से अपना ए निकला, यहाँ से अपना ऊ निकला, क्या निकला, ऊ निकला, दोनों किस में बदल गए, ओ में बदल गए साथियों। और यहाँ पर हर्षो उल्लास शब्द हो गया, क्या बन गया, हर्षो उल्लास। याद रखना, हर्षो उल्लास अपना शब्द बना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि किस विकल्प में दीर्घ संधि नहीं है। दीर्घ संधि का मतलब क्या होता है कि अपने ही शब्द स्वर का दीर्घ में बदल जाना, तो किस में नहीं है, देखो साथियों नहीं है वो पूछा गया है, तो याद रखना जलधन उर्मी में नहीं है, जल उर्मी में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, गायक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद आपको याद रखना, तो गोधन अक आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस शब्द में संधि नहीं है, तो कौन से वाले में संधि नहीं है, याद रखना साथियों पराजय में नहीं है। पराजय के अंदर से क्या है, मात्र शब्दों का योग है। संधि किसे कहते हैं, दो चीज़ों का मेल होने के बाद में एक नई चीज़ निकलनी चाहिए, उसको अपन संधि कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो संधि युक्त शब्द है। संधि युक्त शब्द के बारे में बात करें तो देखो कौन का था, एक तो अनमोल दे रखा है, दूसरा बात करें तो यहाँ पर क्या है, अधिपति दे रखा है। क्या दे रखा है, अधिपति दे रखा है। इधर बात करें तो इसके अंदर से क्या दे रखा है, उपेक्षा दे रखा है। क्या दे रखा है, उपेक्षा। और यहाँ पर नीचे बात करें तो मनोहर दे रखा है, मनोहर। इसके बारे में बात करें तो संधि पूछी गई है। संधि युक्त शब्द के बारे में बात करें तो कौन सी आएगी, उपेक्षा। उपेक्षा में आपका संधि रहेगा, कौन सी संधि रहेगी, गुण संधि रहेगी। संधि विच्छेद के बारे में बात करें तो उपधन इक्षा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, स्वर संधि शब्द है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना साथियों। यहाँ पर मैंने इसको उल्टा लिखा दिया क्योंकि मेरे को खुद को भी विजिबल नहीं है जितना थोड़ा सा मेरे को दिख रहा था। ठीक है, ये नीचे वाले का आएगा, इस वाले में अपन देखो एक आइडिया लगाते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पर प्रहार आ जाता है, प्रहार आएगा। वे अधिपति यहाँ पर है ही, अधिपति। और यहाँ पर शायद तक क्या है, यहाँ पर आ जाता है पवन। क्या जाता है, पवन आ जाता है। ये शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, अनमोल, अधिपति, प्रहार और पवन दे रखा है, शब्द पूछा गया है। तो पोधन अन आ जाता है, पवन का संधि विच्छेद। और कौन सी संधि है, अयादी संधि है साथियों। कौन सी है, अयादी संधि। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, स्वर संधि शब्द है तो यहाँ पर उपेक्षा है, वो यहाँ पर क्या है, उपेक्षा जाती है। तो देखो स्वर संधि के बारे में पूछा गया है, तो स्वर संधि के अंदर से कौन सी जाती है, ये उपेक्षा में आपका रहेगा। उपेक्षा के अंदर से कौन सी है, गुण स्वर संधि आपको देखने को मिलेगी, उपधन इक्षा। यहाँ से आपका ए निकला, यहाँ से आपका क्या निकली, ई निकली, दोनों किस में बदल गए, ए में बदल गए। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में संधि विच्छेद गलत है, तो कौन से में नहीं है। देखो पहले दे रखा है सुधन इच्छा, तो सुधन इच्छा कोई नहीं होती साथियों, इसमें तो है स्वधन। स्वधन इच्छा होता है स्वच्छ का, स्वेच्छा का, तो इसमें पहले वाला ही ऑप्शन आपका गलत रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि अनुसंगी। अनुसंगी शब्द में संधि है, तो अनुसंगी शब्द के अंदर से कौन सी संधि आएगी, व्यंजन संधि आएगी। व्यंजन संधि के अंदर से संधि विच्छेद अगर बात करें तो अनुधन, क्या आएगा, अनुधन संगी आएगा, अनुधन संगी आएगा। और व्यंजन संधि का जो नियम क्या कहता है कि जब किसी भी शब्द के अंत में मैं या फिर न आता है तो इसके बाद में कोई भी व्यंजन आया तो न और मैं है वो किस में बदल जाते हैं, अनुस्वार में बदल जाते हैं, ये नियम कहता है, तो इसका ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस विकल्प में संधि विच्छेद गलत है। पहला बताया गया कि अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक दे रखा है, तो यहाँ पर ये बात तो सही है। कौन सी संधि है, यण संधि है। पद धन उन्नति, पदोन्नति कोई दिक्कत नहीं, सरल सही है। दूसरा बात करें तो परधन इक्स प्रेक्षक, तो इसमें देखो इसका क्या होगा, परधन इक्सक होगा, बड़ी ई आएगी, और बड़ी ई आएगी तो यण संधि इसके अंदर से है, और ऑप्शन अपना यही अपने को सही मिलता है क्योंकि गलत पूछा गया है। सूर्य धन उदय के बारे में बात करें तो सूर्योदय में कौन सी संधि है, गुण संधि है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो व्यंजन संधि का जो उदाहरण आता है, देखो पहला बात करते हैं अभिषेक। अभिषेक को अपन बात करें तो अभी धन शेख आ जाता है,
दूसरा संकल्प, सम धन कल्प आ जाता है। चंद्र, नेक्स्ट आता है चंद्र स्तंभ। चंद्र स्तंभ के बारे में बात करें तो चंद्र धन स्तंभ, इसके अंदर साथियों कौन सी संधि है? गुण संधि है, यही अपना सही रहेगा। और षडानन में षट धन आनन आ जाता है, इसमें भी आपको संधि मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा शब्द युगम सही नहीं है? तो इसका जो है आगम का आना और आगम का जहाँ जाना संभव नहीं हो, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अभिज्ञ और अविज्ञ शब्द में बात की गई है। कौन से में? अभिज्ञ और अविज्ञ में। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, ठीक है, और अविज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थ विभेदित सुमेलित नहीं दिया गया है? तो देखो प्रेक्षक होता है भेजने वाला बताया गया और प्रेक्षक होता है प्राप्त करने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों अरि और अरि शब्द युगम का अर्थ बताना है आपको। अरि का मतलब होता है दुश्मन है और अरि का मतलब होता है संबोधन है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा बात करते हैं हरि और हरि शब्द का युगम के बारे में बात करें तो हरि, इस हरि का मतलब होता है विष्णु और इस हरि का मतलब होता है हरे रंग। नेक्स्ट बात करते हैं व्यंजन है और एक व्यंजन है। व्यंजन के बारे में बात करें तो बिना जो अनुस्वार वाली जो चीज़ है उसका मतलब क्या होता है साथियों? पंखा होता है, और जिसके साथ में अनुस्वार लग गया वो पकवान होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दंती, दरिदर, मतंग, सिधूर, नाग, ये किसके शब्द के पर्यायवाची हैं? ये हाथी के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ लिखी गई है, देखो 146 का है। यहाँ पर लिखा गया है वनिता, क्या लिखा गया है? वनिता लिखा गया है। वनिता के बाद में ललना लिखा गया है, कामिनी लिखा गया है और साथ में रमणी लिखा गया है। ये सारे किसके शब्द हैं? ये याद रखना नारी के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों यहाँ पर किस क्रमांक के सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं? तो यहाँ पर गोविंद, विचक्षण और मनीषी आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किस में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किस में नहीं है? अहि और अंश में नहीं है। सेकंड लास्ट बात करते हैं इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं आएगा साथियों? उरंग, पनंग और व्याल आता है। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प में बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल का जो पर्यायवाची नहीं है वो जलजात नहीं है साथियों। इसी के साथ में आपका जो माइनर 1 है वो कंप्लीट हो गया। अपने माइनर 1 का कंप्लीट एनालिसिस किया, माइनर 2 का भी अपना एनालिसिस कर चुके हैं। जितने भी माइनर होंगे उन सभी का अपना एनालिसिस करने वाले हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।